नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। वैसे तो राजनीति संभावनाओं का खेल है, लेकिन इन दिनों जो लोग आसमानी घोड़े दौड़ा रहे हैं उन्हें बड़ा भारी सदमा लगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं, उस पर हम लोग बात करेंगे। असल में हुआ क्या है कि जो बिहार में एक नई व्यवस्था बनी, उस व्यवस्था के बाद कई तरह की बातें होने लगी और उसमें जो सबसे बड़ी बात हुई वो ये कि साहब ये तो आजादी की तीसरी लड़ाई है। असल में यह आजादी की लड़ाई का मसला नहीं है। मसला यह है कि ईडी और सीबीआई उन रसूखदारों के दरवाजे पर दस्तक दे रही है जो ये समझते थे कि साहब कानून तो हमने बना लिया, अब जब हम कानून बनाए तो हमारे सामने कैसे ही आ सकते हैं, और हम आज बना रहे हैं कल बदल देंगे जब हम देखेंगे कि हमारे दरवाजे पर ये पहुंच गए हैं। तो असल में लड़ाई इसकी है और यही वजह है कि जिनके कंधे पर सवार होकर घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं उन्होंने नमस्कार कर लिया है। क्योंकि वो जब ये कहा जाता है ना कि वो जेपी मूवमेंट से निकले हैं तो ठीक बात है, तो वो ये भी जानते हैं कि जेपी जैसा नैतिक बल किसी राजनेता में नहीं है। एक बात। दूसरी बात, वो यहां कोई आपातकाल तो घोषित नहीं है। हाँ, बस ये है कि जिनके संदूकों में तहखानों में नोट की गड्डियां बंद हैं उसे ईडी जाकर निकाल रही है। अब समस्या ये हो गई है कि ईडी जो है वो उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही है जो लोग ये मानते थे कि हम तो नियम कानून से ऊपर हैं। अब इस वजह से इसे आजादी की चौथी कहिए, पांचवी कहिए या जो भी लड़ाई कहिए, वो आप लड़ते रहिए। लेकिन जब मैं ये कहा जाए कि जिनको एक तरीके से आगे रखकर ये तमाम चीजें बुनी जाने लगी, जब उन्होंने हाथ जोड़ लिया तब कई चीजें साफ हो गई। हम लोग उसी पर डिटेल में बात करेंगे। देखिए, दो घटनाएं हुई हैं। एक तो जब नीतीश कुमार से पूछा गया, चूंकि जो नई व्यवस्था आई है उसके नायक तो नीतीश कुमार ही हैं और इसी वजह से अब वो मंडल वाला भी उसमें एंगल जोड़ा जाने लगा, लेकिन उस पर हम लोग बाद में आएंगे। तो भाई जाहिर तौर पर जब तमाम सुगबुगाहट होने लगी और आसमान में घोड़े दौड़ने लगे तो उनसे सवाल तो पूछा ही जाएगा कि अब आप तो प्रधानमंत्री मटेरियल हो गए। और एक चीज और, सबसे ज्यादा तो बिहार में और उन लोगों के बीच चर्चा है जो लोग तेजस्वी यादव को सीएम बनाना चाहते हैं। ये भी एक गजब का जो है रसाकसी है, लेकिन अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं। तो जो उनको सीएम बना रहे हैं वो पहले ही नीतीश बाबू को पीएम बना दे रहे हैं। तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि करबद्ध निवेदन है कि हमें इसमें मत डालिए। हाँ, हम विपक्ष वगैरह को जो है एकजुट करने चलेंगे। अब आप ठिठकेंगे कि नहीं नहीं नहीं, ये जो है आप नहीं समझ रहे हैं। तो देखिए, समझने वाली बात बाद में आइएगा, पहले पूरी बात सुनिए। जब वो हाथ जोड़ रहे हैं तो दो चीजें साफ तौर पर नजर आ रही हैं। एक तो ये कि नीतीश बाबू ये समझ रहे हैं कि ऐसा ना हो कि यशवंत सिन्हा वाली स्थिति बन जाए। क्योंकि देखिए, यशवंत सिन्हा को तो पहले सब लोगों ने चने के झाड़ पे चढ़ा दिया और फिर जब एनडीए ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया तो लोगों ने हाथ खींच लिया। एक बात। दूसरी जो बात याद आती है वो आती है राष्ट्रपति चुनाव के ही दरमियान, जब शरद पवार का नाम आया तो उन्होंने सीधे मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि वो जान रहे हैं कि किस तरह की परिस्थितियां हैं। तो उसी तरह जब नीतीश बाबू ने हाथ जोड़ा तो उससे एक चीज तो समझ में आने लगी कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, इस बात का अंदाजा उन्हें खूब है। वो ये जानते हैं कि 40 सीटें लेकर तीर नहीं मारे जा सकते। अब ये अलग बात है कि ललन बाबू जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो तो एक अलग तरह की बात कर ही रहे हैं, लेकिन उनसे ज्यादा यथार्थ स्थिति में नीतीश कुमार तो कम से कम है। और मैं निजी तौर पर जो देखता हूं कि ये जो पूरा रसाकसी हुई है बिहार में, वो सिर्फ बिहार सेंट्रिक ही है। उससे इतर उसका अनुमान तो वही लोग लगा रहे हैं जो लोग 2019 में जब महागठबंधन हुआ था उत्तर प्रदेश में तब लगा रहे थे, और जब 2018 में कर्नाटक में बदलाव हुआ था तब लगा रहे थे। वही लोग अभी भी
उस बदलाव को इस तरीके से राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। क्योंकि आप पीछे देखिए, दोनों ही जगह उसका स्थानीय महत्व भी ठीक से नहीं बन पाया था। तो वही कमोबेश स्थिति जो है वो बिहार में जो कुछ हुआ उसकी है, और इस बात से नीतीश कुमार पूरी तरह से वाकिफ है। हाँ, अब वो विपक्ष को जोड़ने वगैरह की बात कर रहे हैं, तो मैं इसे फौरी तौर पर इस रूप में देखता हूं कि उन्होंने भी अपनी जमीन बचाने के लिए ही इतना बड़ा कदम उठाया। तो जाहिर तौर पर, और राजद ने इस वजह से हाथ मिलाया है कि उसको अब लग रहा है कि किसी तरीके से आ जाएंगे तो मुख्यमंत्री वगैरह बन जाएंगे। तो वहां दरअसल जो परिस्थितियां हैं उसमें विकल्पहीनता की स्थिति है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर विकल्पहीनता की स्थिति नहीं। एक बात। दूसरी, ये जो मंडल वाली बात हो रही है, तो नीतीश बाबू ठीक है, उन्होंने तो मना कर दिया, लेकिन जो लोग इर्द गिर्द मंडल 2 का ताना बाना बुन रहे हैं वो ये भूल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई मंडल का चेहरा है, एक। और दूसरा, जिस सामाजिक न्याय और जाति जनगणना की बात कम से कम विपक्ष में रहकर ये लोग कर रहे हैं, वो आप देखिए, उसे तो भाजपा न सिर्फ मूर्त रूप दे रही है, बल्कि उस दिशा में सबसे आगे बढ़कर काम भी कर रही है। अब वो चाहे देश के प्रथम नागरिक हो, या अभी देखिए छत्तीसगढ़ में जो बदलाव हुआ, जो अध्यक्ष बनाए गए वो मंडल वाले ही। आप महाराष्ट्र में आइए, तो दरअसल ये जो एक कवायद और कोशिश हो रही है कि नहीं, अब तो बिहार में जो बदला है उससे चीजें अलग हो जाएंगी, तो वो जो कुछ होगा वो बिहार सेंट्रिक होगा, और उससे इतर जो मंडल पार्ट 2 की कल्पना की जा रही है, मुझे लगता है कि औंधे मुंह ही गिरेगी, क्योंकि भाजपा उसको लेकर बड़ी मुस्तैद है। एक बात। दूसरी बात, देखिए सर्वे भी एक आया है, सर्वे वगैरह करा लिया गया, क्योंकि जो बदलाव हुआ उसके बाद से तो लोगों को लगा कि नहीं, अब तो स्थितियां बदल जाएंगी, सो सर्वे भी हो गया। और उस सर्वे में अभी भी 50% से ज्यादा आबादी अगर किसी को बतौर प्रधानमंत्री पसंद कर रही है और चेहरे के रूप में देख रही है, तो वो नरेंद्र मोदी है। एक बात। दूसरी बात, इतना तूफान खड़ा हो गया, लेकिन अभी भी जब ये सर्वे इस बात पर हुआ कि कल चुनाव करा लिया जाए, तो भी भाजपा 286 पर जा रही है। और ये तब, जबकि ये माना जा रहा है कि नहीं, जब नीतीश बाबू हटे हैं तो बिहार में सीट गिरेगी। क्या वाकई में ऐसा होगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 2014 का उदाहरण सबके सामने है। तो ये जो सर्वे हुआ, इस सर्वे ने बड़ा भारी झटका दे दिया कि अब क्या, एक तो सर्वे झटका दे रहा है, दूसरा जिनके कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है वो नमस्कार कर ले रहे हैं, तो अब इन लोगों का क्या होगा? और तीसरा, एक और बात चली है कि वो लोग, जो लोग इस ईडी और सीबीआई से बचने को ना कहकर आजादी का नाम दे रहे हैं, वो लोग ये भी कह रहे हैं कि देखिए भाजपा में भी बहुत लोग नाराज हैं। किससे? जो मौजूदा नेतृत्व है उससे। अपना एक सवाल है कि देखिए, ये तो डेमोक्रेसी का मसला है, पार्टी के भीतर डेमोक्रेसी का। नाराज तो लोग हर पार्टी में रहते हैं अपने नेता से, उनके अलग अलग कारण होते हैं। एक तो ये मसला है। दूसरा, जिन नेताओं को लोग गिन रहे हैं, आपने सुना होगा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, सोशल मीडिया पर आप सब सुन रहे हैं, और तमाम जो खबरिया चैनल हैं और जो तमाम भारी भारी विश्लेषक हैं, वहां आप सुन रहे हैं कि कौन कौन नाराज है। सवाल यह है कि जो लोग नाराज हैं और या जिनका नाम लिया जा रहा है और वो मूवमेंट गिना जा रहा है जो 77 में हुआ था और कांग्रेस से निकलकर उन लोगों ने हवा बदल दी थी, दरअसल भाजपा की हवा बनी ही है नरेंद्र मोदी के चेहरे पर। उसके पहले भी तमाम नेता मौजूद थे भाजपा के भीतर, तो उन्होंने क्या कर लिया था? तो जो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो भाजपा, या हम ये कहें कि ये जो मोदी शाह का दौर है, इस दौर ने ही एक तरह से कहिए तो भाजपा को सर्वव्यापी बनाया। क्यों? क्योंकि यहां मंडल के चेहरे के साथ कमंडल भी है, और ये जो परिस्थिति बनी है वो परिस्थिति एकदम अलग है।
इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आसमानी घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, और असल में जो लोग जमीन को देख रहे हैं वो ये मान रहे हैं कि ये जो सर्वे है ये सर्वे यथार्थ के बहुत करीब है, और जब 2024 में जाएंगे तो हो सकता है कि चीजें और बदल जाएं। और जो लोग उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं या बिहार की बात कर रहे हैं या नॉर्दर्न बेल्ट की बात कर रहे हैं, तो देखिए उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा 75 सीटें पा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि यहां परिस्थितियां एकदम बदली हुई, लुंज पुंज हैं जो सामने है, उनका आधार ही अब ऐसा लगता है कि खिसक चुका है। तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूं कि चीजें जिस तरह से दिखाई जा रही हैं उस तरह से तो कम से कम नहीं दिख रही हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।